प्रिय मित्रों, अब से कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में चुनाव का माहौल बनना शुरू हो गया है और फिर मतदान शुरू हो जाएगा। ये कहा जाता है कि लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है ये। खैर, अब लोकतंत्र ये कितना है कितना नहीं, ये एक डिबेटेबल प्रश्न है, क्योंकि लोकतंत्र जो हमें मिला है, जो तथाकथित लोकतंत्र हमें मिला है, इसमें अगर आपके पास 25% वोट है, मतलब दूसरे शब्दों में 75% लोगों ने आपको नकार दिया है, लेकिन सिर्फ 25% लोगों ने आपको वोट दिया है, तो आप चयनित हो जाते हैं, माने आप चुन लिए जाते हैं। खैर, ये एक अलग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का तरीका बताया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि भाई आप भारत में चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। मुझे अपनी जगह लगता नहीं कि पूरे विदेशों में कहीं पर इतनी पार्टीज हैं, इतने दल हैं। यहाँ पर 1700-1800 दल है हमारे पास आज की तारीख में, रजिस्टर्ड दल हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। कोई भी आके एरा गैरा अपना चुनाव पार्टी का अपना 15 लोगों को लेकर के शुरू कर सकता है कि जी मुझे इलेक्शन लड़ना है। उनकी नीतियां क्या हैं, कहने को ये राजनीति है, मतलब यहाँ पर प्रश्न राज्य की नीतियों पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत बातों पर सारा असर टूट जाता है कि फला व्यक्ति ने ये कहा, फला ने ये कहा। चलिए, फिर भी जो हमारा लोकतंत्र है, इसमें आज आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में होने वाले चुनावों में कुछ बातें लोगों को समझनी चाहिए। कौन सा दल बेहतर है ये आप बेहतर समझ सकते हैं। मेरा पहला एक तो आचरण इस पर होगा कि जो मार्च 2020 से भारत में कोरोना नाम की तथाकथित महामारी आई हुई है, बहुत से लोग इसको बता रहे हैं कि महामारी नहीं है, कुछ लोग कहते नहीं महामारी है, इत्यादि इत्यादि। हर एक की अपनी अपनी परसेप्शन, सोच इत्यादि हो सकती है। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात को मानते हैं, पहला प्रश्न तो यह है कि आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात को मानने की जरूरत क्या थी भारत सरकार को। जब भी बीमारी आती है, भारत को कहना चाहिए था अपनी समस्त चिकित्सा पद्धतियों को कि आइए मिल बांटकर इसका इलाज करते हैं, लेकिन इसके विपरीत ये कहा गया कि एलोपैथी के अतिरिक्त कोई भी दूसरी पैथी, मतलब चाहे वो नेचुरोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो सिद्ध हो, आप कोई भी इन पैथियों से किसी भी पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकता। अब ये एम्बार्गो लगाने के पीछे का क्या तात्पर्य था, कोई आज सवाल पूछेगा। उसके बाद अगली बात सुनिएगा। चलिए, आप विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात मानते हैं, WHO की बात मानते हैं, और WHO ही आपका आका है मान लीजिए, तो WHO ने ही शुरुआत से ही इस बात को कहा था कि 80% लोगों को, 85% लोगों के ये कोरोना होकर चला जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा, वो सब एसिम्प्टोमेटिक होंगे। लगभग 12-15% लोगों को पता लगेगा, लेकिन वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, और 4-5% लोगों को हो सकता है अस्पताल की आवश्यकता हो। ऐसा शुरुआत से ही आप कहानी सुनते रहे होंगे। हालांकि इसके लिए आपने जो नवाचार बनाए, जो प्रोटोकॉल बनाए कि मुंह पर मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है और सैनिटाइजर का उपयोग करना है, इस पर भी बार बार प्रश्न आते रहे कि मास्क का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्वारंटाइन का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। इस पर कभी भी कोई विस्तृत लेख नहीं छपे, कहीं पर बातचीत नहीं हुई। खैर, लेकिन मास्क के बारे में अब तो यह आ चुका है कि मास्क लगाना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कोई बचाव नहीं होता। इसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक तथ्य यह आता है कि 70 से 140 नैनोमीटर माइक्रो इस वायरस का साइज बताया गया है, और 100 माइक्रोमीटर से ज्यादा सबसे बढ़िया मास्क का साइज होता है। जो महिलाएं आजकल खूबसूरती वाला मास्क जो टेलर उनको बना दिया करता है, उसका साइज शायद 5 लाख नैनोमीटर के आसपास है। तो ये मास्क कितना बचत करता है आप स्वयं लगा सकते हैं, पहली बात। अब आते हैं दूसरे नवाचार पर। दूसरा नवाचार आपने जो बनाया, नवाचार माने प्रोटोकॉल, जो कोविड के प्रोटोकॉल के अनुरूप आप बात करते हैं। अब इसको थोड़ा सा पीछे देखा जाए
आज की तारीख में क्या है, शुरू में आपने क्या किया, 21 दिन का लॉकडाउन है, एक दिन का जनता कर्फ्यू है, 21 दिन का लॉकडाउन है, उसके पश्चात फिर लॉकडाउन है, फिर ये छूट दी गई, ये छूट दी गई, ये छूट दी गई, इसको नहीं दी गई, इत्यादि इत्यादि। ये किसी ने प्रश्न नहीं पूछा कि 21 दिन के पीछे का लॉजिक क्या था। मान लीजिए डब्ल्यूएचओ ने आपको कहा भी था, और बाद में तो अब डब्ल्यूएचओ ने यह भी कह दिया कि हमने किसी को नहीं कहा था लॉकडाउन लगाने के लिए, सरकारों ने अपने आप लगाया, हमने इन्हें नहीं कहा था। तो कहीं किसी ने इस बात पर आज तक ये नहीं कहा कि हाँ भाई ये वाला प्रोटोकॉल हमसे गलत हो गया, 20 सेकंड तक साबुन धोइए वगैरह वगैरह, मतलब कोई भी प्रोटोकॉल का कोई वैज्ञानिक तथ्य, शुरू में तो मान लिया चल रहा था, लेकिन आज इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य सामने नहीं आ रहा है। फिर जो आज प्रोटोकॉल चल रहे हैं उन पर प्रश्न कोई नहीं पूछता है अपने अपने दलों से। जो आपके पास नेता है उससे आप पूछिए कि आपने कहा 11 बजे से 5 बजे के बीच में आपका नाइट कर्फ्यू है, तो 11 से 5 के बीच में कोरोना नहीं चलता और बाकी समय पर कोरोना, 11 से 5 में कोरोना ज्यादा आता है, बाकी समय पर कोरोना नहीं चलता, ये किस विज्ञान पर है? 11 बजे तो मतलब क्या रात को वायरस चलता है कि दिन में वायरस चलता है, इस पर क्या कहा? अगर आपने इसका अर्थ यह दिया है कि लोगों की भीड़ से बचने के लिए हमने ये काम किया है, ठीक है, चलिए, अगर हम ये मानते हैं कि भीड़ से ये होता है, तो आप ये समझिए कि आपको मार्केटिंग एरिया उतनी ज्यादा देर चलाना चाहिए ताकि लोग बैचेस में चले जाएं। आपने दुकानों का समय कम कर दिया, जो लोग ऑफिस जाते थे किसी कामकाज से शाम को घर पे आते, वो अपनी सब्जी वगैरह कुछ खरीद कर लाते थे, उनके लिए आपने बंदिशें पैदा कर दी क्योंकि उनको 6 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी। अच्छा, जिन लोगों ने देखिए सामान खरीदना है वो सामान उतने ही है। आपने पिछले 2 सालों में भारत भर की क्या पूरे विश्व की परचेजिंग कैपेसिटी बहुत कम कर दी है। तो कोई फालतू का जिनके पास पैसा है उनको छोड़ दीजिए, बाकी लोग सड़कों पर जा करके विंडो शॉपिंग तो आज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बचा ही नहीं। तो विंडो शॉपिंग तो नहीं करनी, किसी ने अपनी जरूरत का सामान ही लेना है। तो जरूरत का सामान लेने के लिए अगर आप कहेंगे कि 6 बजे से पहले पहले जाइए, शनिवार रविवार को मत जाइएगा, तो जिस समय पे दुकानें आज खुली हैं, जितना भी समय आपने दुकानों को दिया वहां पर तो भीड़ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अगर कोरोना भीड़ से पैदा होता है या भीड़ में संक्रमण होता है उसका, तो आपको दुकानों को कम करने की जगह दुकानों का समय बढ़ाना चाहिए था। और इसके कोई स्टडीज नहीं आई हैं, बल्कि स्टडीज ये आज जरूर आ चुकी है कि लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू और इन सबका 5-6% से अधिक कहीं असर नहीं आया। जब आपके पास पहले ही स्थिति ये थी कि 5% से कम आबादी को ये अस्पतालों की तरफ या बीमारी की तरफ लेके जाएगा, उसके चक्कर में आपने 100% आबादी को रोक दिया, घरों में बंद कर दिया। अब इस नवाचार में ये किसी ने नहीं पूछा कि सर स्कूलों में तो कोरोना फैल जाएगा, स्कूलों को बंद कीजिए, स्कूलों में किसी को मत भेजिए, बच्चे ना पढ़ें, लेकिन शराब के ठेके के ऊपर कोरोना नहीं फैलता। ये कहां का और कैसा नियम है? जबकि ये जानकारी मैं आपको दे दूं कि 3 जनवरी 2022 को जब भारत सरकार ने बच्चों के लिए, युवाओं के लिए 15 से 18 के लिए वैक्सीन का रोल आउट किया था, उससे पहले इतने पूरे वर्ष में जब से कोरोना आया है, एक भी बच्चे की मृत्यु का समाचार आपको कोरोना से नहीं मिला। जबकि आज की तारीख में बच्चों को वैक्सीन से हुई मृत्यु, 7 मृत्यु तो मेरी जानकारी के लिहाज से भारत सरकार ने मान ली। तो आप अपने नेताओं से ये सवाल पूछिए कि आप इस प्रकार का प्रोटोकॉल जो लगा रहे हैं उसमें क्या सच्चाई होगी, क्या आप चुनकर आएंगे तो इसमें हमें कुछ इससे मुक्ति दिलाएंगे? जहां तक टीकाकरण की बात है उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। भारत सरकार एफिडेविट दे चुकी है केंद्र सरकार के अंदर सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, हलफनामा जिसे कहते हैं, कि वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है और वैक्सीन के बेस पर या टीकाकरण के बेस पर आप किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसा भारत सरकार लिख कर दे रही है। लेकिन हर प्रदेश की सरकार इस पर जोर लगा रही है कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो ये खत्म करेंगे, ये तंग करेंगे। कोई अपने नेताओं से ये पूछेगा कि साहब आप इसको वाकई लागू करोगे या इस भ्रम में रखोगे?
इसी प्रकार से और भी है आरटीपीसीआर टेस्ट। ये टेस्ट भी आईसीएमआर की गाइडलाइंस में भी मना कर दिया गया कि अगर आपको कोई लक्षण नहीं है तो टेस्ट मत कराइए। ये मतलब ये आईसीएमआर की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइन है, लेकिन हम उसको भी नहीं मानते हैं। मतलब ये जो स्थानीय स्तर के नेता हैं, सरकारें हैं या राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार तो कुछ कहती है, राज्य सरकार उसको किस प्रकार से लगा रही है, ये बातें कभी समझ नहीं आ रही। 2 साल के अंदर आपने मंदिर बनाना था, मंदिर का सारा कार्यक्रम होता गया और आपने वाहवाही लूटी के मंदिर हमने बड़ी जल्दी बना दिया, बहुत अच्छा किया। मंदिर बनाने वाले कारीगर थे, उनको सब ठीक रहा, लेकिन इतने समय में मंदिरों को आपने लॉकडाउन में बंद रखा क्योंकि भगवान के पास जाने वाले मंदिर का पुजारी कोई पीड़ित नहीं मिला आपको, कोई इसलिए सवाल नहीं उठाया। और भारत सरकार तो वैसे ही बहुत आस्थावान देश है, हम लोग तो खुद मानते हैं ईश्वर को जो करेगा भली करेगा, देखेंगे उसको। मतलब कहीं का भी आपने नहीं छोड़ा। इन प्रोटोकॉल्स के ऊपर जो आपके पास आज चल रहे हैं या नए नए प्रोटोकॉल रोज बनकर आ रहे हैं, और ये हमें बताया जाता है, पूरा मीडिया आपके पास कुछ समाचार देगा, आप स्वयं समाचार स्टडी करेंगे तो कुछ और होगा। मेरा सभी वोटरों से, सभी मतदान करने वालों से यह अनुरोध है, आप स्वयं देखें क्या है और कम से कम इसे एक मुद्दा तो बनाएं यार। एक समय था, आपको याद होगा 2013-14 के आसपास भ्रष्टाचार एक मुद्दा बना था। आज कोरोना के वाहियात प्रोटोकॉल, 11 से 5 में आपको बंद करना है, रात को सैटरडे संडे नहीं चलना है, बच्चों का स्कूल नहीं खुलना, मतलब ऐसे प्रोटोकॉल्स का कोई साइंटिफिक एविडेंस है, बेस है? मतलब ये भ्रष्टाचार तो फिर एक मुद्दा था, आज ये मुद्दा ही नहीं बन रहा। इसका अर्थ आप ये समझ लीजिए कि जितने भी राजनीतिक दल हैं सब इस बात में लगे हुए हैं। अगर ये माना जाए कि वैक्सीन माफिया इनको प्रभावित कर रहा है, तो ये समझिए कि वैक्सीन माफिया हर राजनीतिक दल को प्रभावित कर रहा है और हर राजनीतिक दल उसी से हुआ है। कोई इसमें बचने वाला नहीं है। कोई एक प्रदेश, कोई एक नेता ने बाहर निकलकर यह नहीं कहा यदि मैं आ जाऊंगा आपको इस प्रकार की पाबंदियों से मुक्ति दिलाऊंगा। आपकी हिम्मत है तो पूछ लीजिए, वरना आप ये कहते रहे लोकतंत्र का पर्व है। क्या पर्व है? सारे नेता एक जैसे हैं, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, सबने काम वही करने जो उनके अपने फायदे की हो। धन्यवाद।